शंखं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरोद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवन् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तर्यादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुग् भयमृत्युनाशम् दातारमीशं विविधौषधीनां रागादिरोगान् सततानुशतकान् अशेषकाय प्रसृतान् शेषान् औत्सुक्यमोहारतिदा जघान यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै यो पूर्ववैद्याय नमोऽस्तु तस्मै। तो अब हम ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मुझे सभी से एक ऐसा सवाल था कि यदि जो हम एलोपैथी में एलर्जी कहते हैं तो उस पे हम कौन से महाकषाय ले सकते हैं? नमस्ते। एलर्जी किस टाइप का है उस पे डिपेंड करता है। अगर शीत पित्त के जैसा है, मतलब आर्टिकेरिया वगैरह है, तो उसमें हरिद्राखंड और अपना कंडुग्न महाकषाय ज्यादा यूजफुल रहेगा मेरे ख्याल से। आई थिंक जी निदान मैम। परिवर्जन एंड उदर्द प्रशमन महाकषाय भी दे सकते हैं इसमें। पहले निदान परिवर्जन करना पड़ेगा और उसके बाद उदर्द प्रशमन महाकषाय। हाँ, ये भी बराबर है। और मृदु विरेचन वगैरह भी यूज करना इफेक्टिव रहेगा। जी मैम, धूलिकण की जो यदि एलर्जी हो तो उसमें यह दे सकते हैं, है ना? हाँ, दे सकते हैं। हरिद्राखंड का तो मुझे एक्सपीरियंस है कि इफेक्टिव है करके। महाकषाय तो अभी यूज करके नहीं देखा है अभी तक। मैम, हल्काखंड का यूज कैसे करें फिर? डोज क्या होगा? मैं तो वैसे हाफ टी स्पून देती हूँ 2 टाइम विथ वाटर। ओके, थैंक यू मैम। ज्यादा करके जो एलर्जीज होते हैं हमने देखा है कि असात्म्य इंद्रिय अर्थ संयोग, ये जो संप्राप्ति होती है इस तरीके से कि काफी सारे चीजों के लिए पेशेंट एलर्जिक होते हैं। सिर्फ धूलिकण या ऐसे ही नहीं है, बट ड्रग एलर्जी होती है, कोई परफ्यूम की एलर्जी होती है, कोई और रूम में परफ्यूम स्प्रे करेगा तो दूसरे रूम के जो पेशेंट रहते हैं उसको हेडेक होने लगता है, नॉशिएटिंग फीलिंग होता है। तो ये अलग अलग तरीके से जो एलर्जी के प्रकार डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसमें एलर्जिक रैशेस डेवलप होते हैं और बाकी के जो भी लक्षण होते हैं। तो उदर्द प्रशमन मैंने तो यूज किया ही है और हरिद्रा खंड में मैं यूज करती हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे कंडीशंस में अगर हम वमन देते हैं तो उसका बाद में जो भी एलर्जिक फैक्टर्स है, वो कितनी सारी एलर्जीज लोगों में, अगर वो एलर्जिक टेस्ट कर रहे हैं तो कितनी सारी एलर्जीज रिवर्स हो जाती है या नहीं। सो इनकॉम्पेटिबल जो भी फैक्टर्स है, जैसे एलिमेंट की एलर्जी है, सिंगदाने की एलर्जी है, परफ्यूम की एलर्जी है, एन नंबर ऑफ जो भी एलर्जेंस रहते हैं वो रिवर्स हो सकते हैं, यानी वो सेवन करने के बाद में उसको कोई पहले के जैसे लक्षण नहीं दिखाई देते। ये मेरा पर्सनल अनुभव
रहा है प्रैक्टिस में। थैंक यू। मैडम अभी वमन का आपने बोला, तो इसमें हम फिर वमनोपक भी यूज कर सकते हैं ना महाकषाय? इट विल बी ऑल्सो इफेक्टिव ना? यस डेफिनेटली उपयोग तो होगा। मैंने तो लेक्चर नहीं वमनोपक हो गया है हमारा महाकषाय। नहीं नहीं, अभी आई वाज नहीं हुआ एब्सेंट है शायद। एक्चुअली। हाँ हाँ हाँ, तो हाँ, डेफिनेटली उसका इसीलिए रिजल्ट वही। हमें मिल हाँ, सकता है। आपने वमन बोला तो मुझे एकदम महाकषाय में से वो याद आया, तो इट विल बी ऑल्सो इफेक्टिव। यस यस, वेरी थैंक यू, मच। थैंक यू। मैम एक्चुअली देखिए मेटल्स की भी एलर्जी हो सकती है। तो मुझे ऐसा जानना था कि आयुर्वेद में एलर्जी कंसेप्ट क्या है? मतलब एलर्जी तो ये तो मॉडर्न शब्द है, तो हम आयुर्वेद में इसको क्या कह सकते हैं, या फिर कैसे संपत्ति निकाल सकते हैं उसकी? अनुर्जता, ये वर्ड एलर्जी के लिए हमने यूज किया है ना? क्योंकि ये आगंतुज ही हेतु है ना, जैसे नीच हेतु है, आगंतुज हेतु है, तो आगंतुज हेतुओं में से दूषी विष होना, गर विष होना, ये भी उसका उससे रिलेटेड जो भी संप्रति है वो भी एलर्जी में हम पकड़ सकते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा कि वो मेटल से भी हो सकती है, कोई धूलिकण से हो सकती है, धुआं से हो सकती है, परफ्यूम से हो सकती है, कोई टैबलेट से हो सकती है, कोई आहार्य द्रव्यों से एलर्जी हो सकती है। सो इट इज लाइक एन नंबर ऑफ फैक्टर्स है। तो हम उसको विष एक प्रकार का आगंतुज हेतु मानकर अगर वो दूषी विष है या गर विष है, उससे रिलेटेड जो भी उष्ण तीक्ष्ण गुण और कलाओं से वो अंदर अंदर जैसे विष जाता है, उसके लक्षण जैसे दिखते हैं, वैसे ही इसको हम मान सकते हैं। ऐसा ऐसा मेरा एक थॉट प्रोसेस है। आई डोंट नो वेदर इट इज करेक्ट और रॉन्ग। मैम जैसे आप बोल रहे हैं वैसे एक एक याद आ रहा है, तो इसमें विषग्न भी यूज कर सकते हैं मैम अपन। Yes, definitely, I think so. या थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन सभी वैद्यों के लिए है। क्या आपने अर्शोग्न महाकषाय का उपयोग सीरा ग्रंथियों में होते हुए देखा है किसी ने? क्योंकि मैं पहले मुंबई में प्रैक्टिस करती थी, अभी मैं प्रैक्टिस करती हूँ गुजरात में। एक्चुअली आई एम अटैच्ड टू वन ऑफ द कॉलेज। तो सौराष्ट्र में काफी सारे वात और रक्त दुष्टि के केसेस बहुत ज्यादा है, पित्त और रक्त दुष्टि के। तो सीरा ग्रंथि के पेशेंट्स यहाँ पे बहुत ज्यादा दिखने को मिलते हैं। तो मैंने अभी देना स्टार्ट किया है, बट प्रैक्टिस में कभी मैंने अर्शोग्न महाकषाय सीरा ग्रंथि के लिए नहीं यूज किया है। तो किसी का कोई अनुभव रहा होगा तो प्लीज शेयर कीजिए। जी नमस्ते। सिरा ग्रंथि के लिए मैंने अभी लास्ट मंथ में 3 पेशेंट्स पे जैसे हमारा लेक्चर हुआ, तो अर्शोग्न महाकषाय का प्रयोग किया है और उसमें काफी बढ़िया रिजल्ट देखने को मिले हैं। उसके साथ में वातशामक तेल का प्रतिलोम प्रयोग भी हम कर रहे हैं, तो अर्शोग्न महाकषाय का निश्चित ही अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। सर आप महाकषाय स्वरूप में उसको यूज करते हैं, काढ़ा स्वरूप में, या जो सर ने टैबलेट्स बताए हैं उस स्वरूप में यूज जी सर, करते हैं? उसका डोसेज क्या देते हो आप और अनुपान मैंने क्या अभी देते मेरे हो? पास जी मैंने अभी जैसे सर ने बोला तो रसायन काल में ही उसे दिया है। और कोविड के समय पे हमने कुछ एम्प्टी वेज कैप्सूल्स मंगाई थी डोसेस देने के लिए, तो वो उसी वेज कैप्सूल्स का हम चूर्ण के स्वरूप में कॉम्बिनेशन बना के वो कैप्सूल में भर के मॉर्निंग इवनिंग ऐसा एक एक 500 mg का डोज दे रहे हैं। तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। उसके साथ अनुपान गर्म पानी सिर्फ कोष्ण जल दे रहे हैं। ओके सर। तो आपके विचार से हम कितने दिन तक हमें देना चाहिए या कितने महीनों तक हमें ये देना चाहिए? अभी मैंने जब लास्ट एक 1.5 महीने के पहले एक पेशेंट को दिया था, तो उसके ऑलमोस्ट एक 50-60% तक वो सिराजाल कम हुआ है। और उसके आगे भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है 3 मंथ्स तक तो एटलीस्ट उसमें वो डोज जाना चाहिए ताकि हमें कंप्लीट रिजल्ट मिले। कंप्लीट वो पूरी तरह से गया है ऐसा कोई केस मैंने अभी तक नहीं देखा, क्योंकि अभी अभी मैंने यूज करना शुरू किया है। लेकिन मेरा ख्याल से हमें 3 महीने तक तो एटलीस्ट देना चाहिए।
ओके सर। तो सीरा ग्रंथि रिलेटेड जो भी हमें लक्षण दिखते हैं, जैसे कंडू होता है, किसी पेशेंट्स में दाह होता है, किसी पेशेंट में बहुत ज्यादा पिंडी का क्षूल होता है, तो ये आपने मीन्स सारे लक्षणों में हमें उपशय मिलता है या कोई एक दो लक्षण सिर्फ सीरा वो कम होना, वेरिकोसिटिस कम होना, उस यस यस, वो वाले वेरिकोसिटिस। हाँ। जी जी, वेरिकोसिटिस कम होने में तो दिखता ही है। उसके साथ में रक्त बल हम्म और माउस बल, जैसे सर ने बोला है वैसे भी यूज कर रहे हैं। हम्म और हम्म, उसके साथ में जो प्रतिलोम गति से हम तेल यूज हाँ। करते हैं, उसका भी काफी हाँ। अच्छा रिजल्ट मिलता है। ओके उसके सर। उसके ओके। लिए हम वटजटादि तेल एक यूज करते बट हैं। जटा। पांचभूत यस में यस। माननीय श्री अप्पा जी ने जैसे बोला है कि वटजटा तेल, वटजटा का स्वरूप उसके उसके स्वरूप के जैसा है, इसलिए वटजटा यस उन्होंने यस। लिख के रखा है। हम्म उसका भी हम्म। काफी अच्छा रिजल्ट रहता है। काफी अच्छा रिजल्ट, हाँ, वट जटा का मैंने भी देखा है रिजल्ट अच्छा। जी जी जी। थैंक यू। नमस्ते। मैम, यदि हम महाकषाय का यदि क्वाथ दे या फिर टैबलेट दे, तो इसका चयन कैसा करना करना है? पेशेंट की कौन सी स्थिति देखकर हम चयन कर सकते हैं कि इसका क्वाथ दे या टैबलेट दे? एक्चुअली सर, मैं जब भी मुंबई में प्रैक्टिस करती थी तो वहां पर एक फार्मेसी थी, रुद्रा आयुर्वेद करके। तो उसके महाकषाय के सारे टैबलेट्स उनके पास थे। और अगर अवेलेबिलिटी नहीं है तो मैंने शुक्र शोधन और शुक्र जनन भी काफी सारा यूज किया है और उसके रिजल्ट्स बहुत सुंदर है। लेकिन सर के फार्मेसी का मैंने अभी तक, मुझे पता भी नहीं था, तो अभी तक मैंने यूज नहीं किया है गुटी वटी में। तो अगर जिस टाइम पे हमें लगता है कि अवेलेबिलिटी नहीं है तो हम जस्ट चूर्ण स्वरूप में मिक्स करके उसको कषाय स्वरूप में भी दे सकते हैं, ऐसे मुझे लगता है। या फिर उसको मिक्स करके आप उसमें संदानिया द्रव्य कोई डालो, मधु या घृत ऐसे डाल के उसको टैबलेट फॉर्म में पेशेंट को ही बनाने को बोलो और पेशेंट ही बना के ले ले, ऐसे भी कर सकते हैं। पिछला ग्रुप डिस्कशन होने के बाद यदि किसी को ऐसे महाकषाय का कुछ अनुभव आया होगा तो आप शेयर कर सकते हैं। मेरे पास एक पेशेंट आई थी, नॉन डायबिटिक पेशेंट थी। और उसका कंप्लेंट, बाकी तो उसका एलोपैथिक मेडिसिन शुरू था, लेकिन मेरे पास आई तो वो उसका कंप्लेंट था कि सूजन सूजन लगता है बॉडी पे, और पिटिंग टाइप ऑफ इडिमा दिख रहा था लेग्स पे। और फिर मैंने नया जब से ये ज्वाइन किया है अपना क्लास, तब से मैंने ये महाकषाय का टैबलेट यूज करना सर से ही मंगा के शुरू किया है। तो मैं जस्ट आई गेव हिम हर Shotagna Mahakasha and Mutra Virechaniya. After 10 to 15 days, when she comes to me, and she came to me, and वो एक्चुअली उसको कैटरेक्ट का ऑपरेशन करना था। उसके लिए उसको फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए था। तो जस्ट आफ्टर 15 डेज, सो मैंने उसको बीपी वगैरह वो सब चीजें चेक की और उसका वेट देखा। तो फर्स्ट टाइम व्हेन शी केम टू मी, इट वाज 75 या 78, and 73, I think 73 to 78 kgs. And when she came second time, then it was about 68 kg. I was shocked कि इतना इसका वेट कैसे क्या कम हो गया, कि मेरा ये वेइंग मशीन तो ठीक है लेकिन फिर इतना कैसे के लॉस हो गया। तो मैंने लास्ट वो कब आई थी वो चेक किया और मैंने देखा, तो शोथग्न और मूत्र विरेचनीय उनको दिया था मैंने। मैंने उनको पहले पूछा कि आपका सूजन कैसा है पैरों का। तो वो बोले कि नहीं मैडम, अभी सूजन तो है नहीं, भरा भरा भी नहीं लग रहा है और एकदम ठीक हो गया। I just surprised and very thankful to sir that I got results of Shothagna and Mutra Virechaniya Mahakasha, that in 10 days, within 10 days, 10 to 15 days, the weight reduces actually about 6 to 7 kgs, and it is which was due to Shoth. So very thankful to sir.
That's a very nice experience, ma'am. हेलो, एक्सक्यूज मी, आई वांट टू शेयर। अच्छा, अपने एक पेशेंट को मैंने श्वास का रोगी था, उसको भी मेरे पास उस टाइम कुछ माकसा नहीं थे, तो मैंने उनको वो 100 माकसा दिया था। उसके बाद उसको 5 टू अप्रोक्स 7 केजी के करीब वेट लॉस हुआ था उसको 15 डेज में, वर्धमान क्रम में दिया था। श्वासकास में कौन सा यूज किया था? वेट लॉस हो गया सर? यही 100 था। मेरे पास ओके दूसरा ओके था भी, दूसरा मैंने जैसे से ऑर्डर किया था, तो मेरे पास ओनली यही था कि 100 था। बाकी दूसरी जो मेडिसिन दी वो रेगुलर वो चली रही थी उसके। तो उसके ओके बाद उसको काफी बेनिफिशियल भी रहा था, और वर्धमान क्रम से देने से उसके 7 केजी वेट लॉस हुआ था विद इन 15 डेज। नाउ मैम, एक हम आप साथ वालों से क्वेश्चन पूछते हैं। टेरिजियम के बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? किसी को कुछ एक्सपीरियंस हो ऐसा? लेखनीय चल सकेगा सर उसमें? जस्ट आई मतलब मैं पूछ रही हूँ, मुझे भी उतना आइडिया नहीं, जस्ट मैं लेखनीय और वर्ण्य भी चलेगा ना उसमें? इसमें टेरिजियम में हाँ, तो ये पित्त के लिए ऐसे सोच के हम दे सकते हैं ना, वर्ण्य उसके साथ, लेखनी के साथ। हाँ, कोई एक्सपीरियंस मतलब अपने को पर्टिकुलर अपन चित्रकला कला का थोड़ा ऐसे बोल के ना, विथ लेखनीय ये भी चलेगा आई थिंक। ओके, क्योंकि पर्सनली किसी को एक्सपीरियंस हो तो कोई शेयर करे अपना। तो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट है इस टेरिजियम के। टेरिजियम का मैंने नहीं, मुझे पता नहीं, मीन्स मैंने यूज नहीं किया है कभी। अ, लेकिन मैं एक केस शेयर करना चाहूंगी। इट वाज लॉन्ग बैक इन द प्रैक्टिस, लाइक मे बी 10 years डाउन द लाइन। तो मेरे पास एक केस आया था, प्रमेह था, एंड ही वाज अ केस ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी, एस्थेनोजूओस्पर्मिया का केस था। और उसका काउंट भी काफी अच्छा था। एक्चुअली काउंट वाज वेरी गुड, मोर देन 350 या 400 मिलियन काउंट था। लेकिन जब हमने उसका मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करवाया था, तो उसमें हेड डिफेक्ट्स लगभग 90% हेड डिफेक्ट्स थे स्पर्म एनालिसिस में, जब भी हमने करवाया था। तो उस पेशेंट को हमने वमन करने के बाद में वमन करवाया, और उसके बाद में शुक्र शोधन महाकषाय भी मैंने यूज किया था उस टाइम पर। और 2 महीने के बाद में मैंने उसका फिर से सीमेन एनालिसिस करवाया था। तो टू द सरप्राइज, जो भी डिफेक्टिव स्पर्म्स फॉर्म होते थे, 90% एबनॉर्मल स्पर्म्स थे, तो इट वाज रिवर्स टू लाइक 80% नॉर्मल स्पर्म्स, और काउंट काउंट तो ड्रॉप हो गया, यानी 450 मिलियन का काउंट था वो 200 मिलियन हो गया। बट द abnormality was reversed after this particular woman और शुक्रशोधन महाकषाय के यूज के बाद। सो ये रिजल्ट बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने सोचा कि एक बार शेयर कर सकते। थैंक यू सो मच। ग्रेट मैम। हेलो। आजकल छोटे Yes, बच्चों ma'am. में जो आजकल छोटे बच्चों में वो स्पेक्स आ जाता है, चश्मा के नंबर आ जाते हैं, तो उसके लिए हम आयुर्वेद में क्या कर सकते हैं? कुछ कषाय का यूज करते हैं? मतलब कौन सी ट्रीटमेंट हम देख के उनके नंबर कम हो जाए, या उसकी आईज थोड़ी हेल्थी हो जाए, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्चुअली मैडम, मैंने मेरे बेटे के लिए यूज किया था, जो पादाभ्यंग बताया है शतधौत घृत का।
तो मेरे बेटे के केस में ही मैंने यूज किया था। रेगुलर अगर पादाभ्यंग हम करते हैं तो उससे उसका नंबर मैंने 2-3 महीने ही करवाया था, लेकिन विद इन 1 मंथ उसका 0.5 से नंबर कम हो गया था। तो मैंने फिर बाद में कंटिन्यू नहीं रखा, बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो थोड़ा डिसकंटिन्यू होता रहा। बट पादाभ्यंग से अगर हम रेगुलर अगर करते रहेंगे तो शायद फिर और उससे फर्क पड़ सकता है, ऐसा लगता है। तो ओके, दिस वाज द केस। मतलब और इसके लिए रसायन जो बाकी के रसायन भी जो बताया है, सप्तामृत लोह है, त्रिफला घृत है, और नित्य नियम से अंजन करने के लिए बोला है, क्योंकि नेत्र ये मज्जा का स्थान है। तो और कफ का भी है, तो उसके हिसाब से कफ अगर वृद्धि होगी तो वो भी नहीं चलेगा। एंड शुक्र और मज्जा के पोषण के लिए फिर अंजन से कफ का क्षय भी होता रहेगा और कफ की दुष्टि जो रहेगी वो कम होती जाएगी। एंड रसायन चिकित्सा जो रहेगी तो वो मज्जा और उसके पोषण रहेगा, तो दैट हेल्प्स एक्चुअली। ओके, आप एक पूछना था मैडम, आपने अंजन के लिए बताया, तो अंजन कौन सा करना है? अंजन अंजन के लिए क्या यूज करना है? मैंने आयुर्वेदिक कोई भी अंजन यूज नहीं किया, लेकिन महाराष्ट्र में एक जाई काजल करके आता है, जो काजल है एक्चुअली वो, लेकिन उसमें भीमसेनी कर्पूर वगैरह है। और तो मैं वैसे भी रेगुलरली उसको यूज करती हूँ, बिकॉज उसमें भीमसेनी कर्पूर और घृत वगैरह वो सब डाला हुआ है। वैसे ही हम घर पे भी बना सकते हैं कोई भी काजल जो है, दिया के ऊपर घृत डाल के, उसमें घृत डाल के या भीमसेनी कर्पूर डाल के वो काजल स्वरूप में मैं तो वैसा ही यूज करती हूँ एक्चुअली। मैंने कोई अंजन वैसा यूज नहीं किया है, नेत्रांजन दूसरा। तो रसांजन भी बताया है, तो मैं तो यही यूज करती हूँ एक्चुअली, मैं यूज नहीं किया। ओके मैडम। और मैडम ये हेलो, ये सतोद ग्रुप से मतलब वो जो क्रीम बेस में आता है वो यूज करना है या कौन सा? कोई भी यूज कर सकते हो आप। वो घृत बेस में भी वो वैसा आता है, और ऑइंटमेंट बेस में भी आता है, ट्यूब फॉर्म में जो हम लोग क्रीम्स ऑइंटमेंट वैसे दोनों फॉर्म में आता है। और अगर वैसा नहीं यूज करना है, आप घर पे भी बना सकते हो, तो इट्स गुड। घर पे भी बना सकते हो, इजी भी है बनाने को, तो उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। और हाँ, और डेली कितना कितना मिनट के लिए अभ्यंग करना है पादाभ्यंग? 10-15 मिनट तक, थोड़ा सा 10-15 मिनट, 10 मिनट भी करोगे। हाँ, मैंने तो 10-15 मिनट्स ही करती थी, मैं रोज रात को करती थी, बल्कि वो सोते वक्त। तो उससे भी मुझे थोड़ा रिजल्ट मिला था। मैंने कंटिन्यू नहीं रखा एक्चुअली वो, तो मे बी और उसका इफेक्ट देखने को मिलता था अगर कंटिन्यू होता था तो। ओके, और इसके लिए हम वो जो बताया है कि वो कांसे की वो कटोरी लेके वैसे ही करना है या फिर हाथ से भी कर सकते हैं इसमें? नहीं, मैंने तो हाथ से ही किया था मैडम, हाथ से ही किया था मैंने। कांसे से भी, तो भी रिजल्ट? हाँ हाँ, तो भी रिजल्ट आया था मुझे। ओके 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 ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। हेलो, मैं उसमें और एक ऐड करना चाहती हूँ। हेलो, ओके, हेलो। हाँ, उसमें त्रिफला चूर्ण होता है ना, वो 1/4 टेबल स्पून उसमें घृत और हनी असमान मात्रा में मिक्स करके रात में सोते वक्त बच्चे को देना। बच्चे को यानी 18 साल तक हम दे सकते। तो उससे 18 इयर्स ओल्ड के बच्चों में दे सकते हम 1 ईयर से लेके 1 ईयर नहीं 6 ईयर्स से लेके 18 ईयर्स तक के बच्चों को त्रिफला पाउडर। हाँ, डेली दे सकते एज अ रसायन 1/4। हाँ, सिर्फ यानी रात में सोने से पहले। ओके 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 ओके, श्योर श्योर मैडम। वो ऊर्ध्व जत्रुगत विकारों में उसका बहुत हेल्पफुल होते वो। अच्छा, ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। ऐसे एक महाराष्ट्र में और एक आता है, जीवदया नेत्र प्रभा करके आता है। नेत्र प्रभा जीवदया सबको पता होगा, जीवदया नेत्र प्रभा। और पतंजलि का भी एक अंजन आता है जो बहुत जलन होता है आंखों में डालने के बाद, क्योंकि उसमें वो कांदा का स्वरस वगैरह डाला है, अदरक स्वरस डाला हुआ है। बट वही है, वो कफ का क्षालन करने के लिए है, ताकि कफ दृष्टि कम हो जाए और नेत्र स्वच्छ हो जाए। ओके ओके मैडम, ओके, थैंक यू मैडम। मैम, आपने जो त्रिफला का रसायन बताया है ना, तो वो 18 इयर्स के बाद भी दे सकते हैं क्या? हाँ, दे सकते एज अ रसायन दे सकते।
पर उसकी मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। उसकी मात्रा जी मैम, क्योंकि हाँ, 1/4 से हाफ TSP कर सकते। 1/4 टेबल स्पून पहले लेना है ना 18 साल तक, फिर बाद में हाफ टेबल स्पून लेना त्रिफला पाउडर विथ घृत और हनी। निशा में ओके। हाँ, निशा निशा। घृत हेलो। कोई भी यूज कर सकते हैं ना मैम जो इसमें, गाय का हाँ, घी। घृत अपना गो घृत अपना गो घृत। सिंपली। या ओके 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 मैडम, ओके। मैम ये आपने जो मैम जो अभी त्रिफला का बताया ना, वो वाग्भट में बताया है ये योग। हाँ हाँ हाँ, वहीं से। यस। ऊर्ध्वज त्रुगत हर एक व्याधि में वो हेल्पफुल है, और हेयर फॉल में भी उसका बहुत इम्पोर्टेंस है। हेयर फॉल, फिर कर्ण विकारों में, और नेत्र विकारों में, सब में उसका बहुत ज्यादा हेल्प है। क्योंकि उसके पीछे का लॉजिक वही है कि ऊर्ध्वजत्रुगत जो स्थान है वो कफ का स्थान बताया है। तो कफ के हाँ हाँ स्थान में अगर कफ दृष्टि होगी तो पोषण, ये जो कर्म है कफ का, वो नहीं हो पाएगा, और उसके वजह से बिकॉज ऑफ डेफिशिशियल जो भी स्टेटस होता है, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जो बोलते हैं हम लोग, तो उसके वजह से वो क्षय हो जाता है। बिकॉज कफ शुद्ध नहीं है, वहां पर दूषित है, तो कफ की शुद्धता नहीं होने के वजह से वो क्षय हो जाता है। जैसे हेयर लॉस भी होता है, तो वो वहां पर कफ की वृद्धि हो गई या कफ दूषित हो गया, इसलिए हेयर लॉस हो रहा है। तो उस टाइम पे अगर हम ब्रुअन देंगे तो हम गलत चिकित्सा कर रहे हैं। तो ब्रुअन देने के बाद में कभी कभी हेयर लॉस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पेशेंट्स में। तभी फिर हमें वो कफ का दृष्टि ठीक करने के लिए फिर ट्रिपल, और मैडम ने जो बताया ये वाले अगर हम इस तरीके से यूज करते हैं तो कफ दृष्टि, क्योंकि ट्रिपला कफ के ऊपर श्रेष्ठ है, तो कफ दृष्टि ठीक हो जाएगी और उससे फिर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। जी मैम। मैम आपने जो बताया था कि पादप के लिए शुद्धोदक यूज करना है, तो इसके सिवा हम और क्या यूज कर सकते हैं? घृत त्रिफला इसीलिए है घृत भी क्योंकि यूज कर सकते। त्रिफला घृत भी यूज कर सकते हैं। सिद्ध घृत कोई भी यूज कर सकते हो आप, और नहीं है तो आप प्लेन कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हो। हाँ, वो भी यूज कर सकते हो, ओके मैम। क्योंकि वो पित्त का भी स्थान है ना। जो भी पित्त का दर्शन जो करना करना है, तो दर्शन ये जो क्रिया है, रूप परिवर्तन, तो वो पित्त का कर्म जो है, तो वो जो है वो नेत्र जी में मैम। उपस्थित है। इसलिए पित्त की उष्णत्व की वजह से अगर ये सब हो रहा है तो घृत इज द बेस्ट। और अगर घृत नहीं अवेलेबल है तो फिर शीत गुणात्मक कोई भी ऑयल जो है वो आप यूज कर सकते हो। हाँ मैम, एक पेशेंट है जिसमें कर्ण बाधित गया है बचपन से। लगभग उसकी उम्र अभी 22 साल है। तो अभी उसमें क्या कर सकते हैं? दोनों कानों में कर्ण बाधित गया है। कर्णबधिरिया का कॉज क्या है? आपने हेतु ढूंढे कि कोई आगंतुक हेतु है, मर्म अभिघात, या ऐसे कोई आघात जन्य हेतु मिला है आपको, या वात प्रकोपक हेतु है? क्योंकि कर्ण बाधिर्य होना ये रक्त दृष्टि के विकार में भी पाया जाता है। विदाई अन्नपान जो सेवन करते हैं उसमें भी बाधिर्य, अंधत्व, षंडत्व, ये जो रक्त विधि शोणित अध्याय है उसमें वो 26 डिसीजेस के नाम दिए हुए हैं, सिर्फ रक्त दृष्टि से निर्माण होने वाले, विदाई अन्नपान खाने पीने से। तो वो भी कारण हो सकता है, क्योंकि ही इज अ यंग एज, टीनेजर है वो, तो पित्त का काल चल रहा है उसका। तो अगर उसका विदाही, अभिसंधि, आहार विहारात्मक हेतु उसके ज्यादा है, इसका मतलब उसको रक्त दृष्टिजन्य कर्ण बाधिर्य है। तो आप उसका हिस्ट्री ले लो, प्रॉपर हेतु फाइंड करो, उसके बाद में आप ट्रीटमेंट दे सकते हो। नॉर्मली कर्ण बाधिर्य में सारीवा घनवटी का उपयोग बहुत अच्छा होता है, और बाकी तो तिक्तक्षीर बस्ती भी यूज कर सकते हैं उसमें, और कर्ण पूरण वगैरह डिपेंडिंग अपॉन, अगर वही कर्णपटल छेदन वगैरह भेदन नहीं हुआ है तो फिर बाकी के भी प्रोसीजर्स है। वैसे मुझे इतना वो
ज्ञान नहीं है कर्ण और उसके बारे में, बट जो भी बताया, जैसे बाधिर एट सो अर्ली एज, तो एक तो उसने कोई आगंतुक पेन या ऐसे कुछ डाला हुआ है, या रक्त दृष्टिजन्य हेतु को आप ढूंढने की कोशिश करो उसके अंदर। थैंक यू। जी मैम, आगंतुक हेतु तो नहीं है, लेकिन रक्त दृष्टि के विचार में, रक्त दृष्टि के बारे में विचार करना पड़ेगा। कर्णबाधिर्य अगर कंजेनाइटल है तो उसमें काफी चीजें रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, वो असाध्य ही माना गया है। मेरे एक दो केसेस का अनुभव है कि अगर वो कंजेनाइटल है तो उसमें हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। वो हेतु इम्पोर्टेंट है सर उसमें, क्योंकि कर्णबाधिर या इंद्रिय हानि होना, कोई भी इंद्रिय हानि, तो प्राणवायु का जो कर्म है कि इंद्रिय का पोषण करना, ये प्राणवायु का कर्म है। तो कोई भी इंद्रिय हानि अगर होती है तो हमें उसका भी विचार करना है, रक्त दृष्टि का विचार करना है, वहां के सिराओं का विचार करना है। काफी सारे डिसीजेस में ऐसा उपद्रव स्वरूप बाधिर्यता निर्माण होती है, जैसे कि गृहिणी के पेशेंट्स में है, आमवात के पेशेंट्स में है। तो ऐसे वाले पेशेंट्स को एज अ उपद्रव स्वरूप इंद्रिय हानि डेवलप हो जाती है कि नेत्र से दिखना कम हो जाता है, सुनना कम हो जाता है। तो कोई अंडरलाइन पहले कोई डिसीज उसको था और उसके बाद में ये संप्राप्ति हुई है, तो उसका भी विचार इसमें करना चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। हेलो हेलो यस मैम। हेलो। मैम। हाँ हाँ, किसी के पास कोई कोलेलिथियासिस के ट्रीटमेंट के बारे में कुछ अनुभव है क्या, एक्सपीरियंस? वो देशमुख सर ने हमें एक लेप बताया था ना मैम, नवसागर का शायद। नवसागर, हाँ नवसागर का। वो लिख के रखा था मैंने। और वो नवसागर कॉटन, वो सिर्फ पेन किलर, एज ए पेन किलर काम करता है वो उसमें। तो फिर उसकी संप्राप्ति कट करने के लिए और उस स्टोन को डिसॉल्व करने के लिए कुछ किसी का कोई एक्सपीरियंस हो तो। वेदनीय और कैसा रहेगा वहां पे? इज इट ओके और व्हाट? भेदनीय। जैसे पेशेंट रहते हैं कोई, उनको दूध लेने के बाद आधा घंटे के बाद टॉयलेट जाना पड़ता है कंपलसरी, तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो मेरे हिसाब से ये कोष्ठ का ये है कि दूध अगर लेने के बाद में इमीडिएटली टॉयलेट जाना है, उसको लग रहा है, तो या तो उसका कोष्ठ बहुत मृदु है, या फिर उसको दुग्ध का पचन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए कोई पाचक द्रव्य उसमें मिक्स करके हम दे सकते हैं। जैसे शुंठी है, तो शुंठी ग्राही है, तो शुंठी अगर हम दुग्ध के साथ मिक्स करेंगे तो वो पाचन भी होगा और ग्राहित्व भी काम करेगा। तो आप वो ट्राई कर सकते हैं। नहीं अभी मतलब ये घर का दूध ले रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि मेरे पास एक पेशेंट है तो उन्होंने बाहर कोल्ड कॉफी ली। उनको एक्चुअली मतलब दूध दूध पीने से उनको टॉयलेट आता है आधा घंटे में, लेकिन बाहर उन्होंने कोल्ड कॉफी ली तो सडनली उनको आधा घंटे के बाद इतना सडन एपिगैस्ट्रिक पेन होने लगा है और वो अभी मतलब रुक नहीं रहा है। तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? शायद ये लैक्टोज इंटॉलरेंस वाला पेशेंट जो आईबीएस में हमें दिखता है, उस तरीके से लग रहा है फिर। तो अगर दुग्ध आहार से ही उनको हो रहा है, तो फॉरेन में रहने वाला पेशेंट है या ऐसे कुछ है उसको? नहीं, इंडियन ही है मैम। इंडियन ही है। तो शायद ये लैक्टोज इंटॉलरेंस जो दिखता है हमें गृहिणी के पेशेंट्स में जो, तो गृहिणी की चिकित्सा देख के देखो उनको। ओके मैम। सर्दी निग्रहण भी दे सकते हैं क्या? सर्दी मैम निग्रहण इसमें विषम महाकषाय से
मतलब उसके पीछे क्या वो आमाशय से रिलेटेड है ऐसा विचार करके ना, शर्दिनी ग्रहण। अगर दूसरे ट्रीटमेंट से फायदा नहीं होगा तो सर ने बोला था ना, वी शुड गो फॉर समथिंग दिस टाइप ऑफ शर्दी निग्रहण, इक्का निग्रहण और वो तृष्णा निग्रहण है 3 महाकषाय। मेरे पास अभी एक केस आया है एक्चुअली। ये केस है, मेल पेशेंट है, 55 इयर्स ओल्ड है। अभी फर्स्ट कंसल्टेशन ही उसका हुआ है। ही हैड मैनी, उनका खुद का एक दुकान है जहाँ पर खाद्य पदार्थ बनाते हैं, फास्ट फूड। तो काफी सालों से वो फास्ट फूड ही खा रहे हैं और उनके जीआई ट्रैक्ट रिलेटेड काफी सारे कंप्लेंट्स थे। रिल्लास, उदर शूल होना, मल प्रवृत्ति में भी अधोवात बहुत ज्यादा निर्माण होना, ऊर्ध्ववात भी होता था, जिसकी वजह से उनको पार्श्वशूल वगैरह जो आमाशयगत वात जैसे लक्षण दिखते हैं, वैसे सारे लक्षण उनको दिखते थे काफी बार। काफी सारे ट्रीटमेंट्स वो लेते रहते थे बीच बीच में, एलोपैथिक ऑन एंड ऑफ। अभी कल परसों ही आए थे। तो बेसिकली एक्चुअली सेकंड फॉलोअप हुआ ये, उनको क्षीरशूल भी रहता था। तो हमने विद्या कर्म करवाया था और बाकी पाचन औषधि दिए थे उनको, जिसकी वजह से उनका उदरशूल और आमाशयगत वात के जो लक्षण थे वो सबसाइड हो गए, और विद्या कर्म से जो हेडेक और अर्धाव भेदक जैसे लक्षण थे वो भी कम हो गए। लेकिन नेक्स्ट फॉलोअप में उन्होंने ये एक लक्षण बताया कि उनको क्षीरशूल जब भी होता है रात्रि के वक्त बहुत ज्यादा होता है, एक ही साइड में होता है, और ऐसे उनको फीलिंग आता है कि जैसे ब्रेन को काट के कुछ निकाल के फेंक दो, इतना तीव्रता से वो क्षीरशूल होता है। तो हमने उस रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट उनको नहीं दिया था, लेकिन उन्होंने अपने आप एक इन्वेस्टिगेशन कर दिया और एमआरआई किया। तो एमआरआई में उनको मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक हेमांजियोमा की पॉसिबिलिटी ऐसे व्यक्त की है, प्रोबेबिलिटी इज अ नियोप्लाज्म। तो अभी कल परसों आए थे तो मैंने उनको बोला कि आप एक सिटी एंजियोग्राम और थोड़ा वो भी करवा लो तो हमें और क्लैरिटी मिलेगी, और एक न्यूरोसर्जन से एक ओपिनियन ले लो। तो क्या इसका विचार हमें ऊर्ध्वगत रक्तपित्त इस तरीके से करना है, या किस तरीके से इसको हम ट्रीट कर सकते हैं, और क्लिनिकली डायग्नोसिस इसको हम, जैसे अभी ये इतना तीव्र क्षीरशूल, तो एक पॉइंट हमें मिलता है ग्रंथ में कि जब भी तीव्र रुजा हो वो रक्त से रिलेटेड होती है, ऐसा समझना चाहिए। लेकिन सिर्फ यही एक आप्त वाक्य पे हम चल के उसको क्या नियोप्लाज्म की पॉसिबिलिटी हम तय कर सकते हैं, या और चिकित्सा में हम उसको और क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? प्लीज कोई बता सकते हैं सर? सर्वाधिक रक्तमोक्षण कैसे रहेगा मैम ऐसे केस में? एक्चुअली हमने वो नहीं करवाया है रक्तमोक्षण अभी। अभी विद्या कर्म ही करवाया था उनका। विद्या कर्म से उनको लगभग उस दिन के लिए अच्छा लगता है, उस दिन पेन नहीं होता है जिस दिन विद्या कर्म करवाते हैं, बट सेकेंड डे से पेन स्टार्ट हो जाता है। तो रक्तमोक्षण जलोकावचरण एक बार ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली। इसके अलावा हाँ, और इसे कुछ हम बोल सकते हैं? मैम विद्याकर्मा का लोकेशन क्या था वो पेशेंट में? विद्या कर्म के जो मन्या से रिलेटेड पॉइंट्स बताए हैं, पैरावर्टिब्रल, सॉरी, ये क्या बोलते हैं हम, दोनों 2 अंगुले को छोड़कर विद्या करवाया था मन्या प्रदेश में पूरा। स्पाइनल वर्टिका। कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम है, हाँ वर्टिब्रल कॉलम है, उसमें 2 अंगुले छोड़कर विद्या करवाया था, सारे जो पॉइंट्स है सर्वाइकल रीजन के वहां पर, और कर्ण के पीछे भी करवाया था, और फेशियल पॉइंट्स भी हमने लिए थे क्योंकि अर्धाव भेदक का केस था। हमने सोचा कि बिकॉज ऑफ ऊर्ध्ववात उनको वो क्षीरशूल डेवलप हो रहा है, तो इसलिए अनुलोमन भी हमने करवाया था, नाभि पूरण करवाया था,
और बाकी षडधरण योग भी उनको दिया था अल्प मात्रा में खाने में मिक्स करके। तो उन उससे उनके जो एब्डोमिनल कंप्लेंट्स थे वो सब सबसाइड हो गए और शीराशूल भी कम हो गया था। बट वही है कि वो उसका रिलैप्स हो जाता है आफ्टर एवरी नाइट, और स्पेसिफिकली नाइट में वो बोलते हैं कि रेस्ट करने के बाद में जैसे ही वो रेस्ट करने लगते हैं, इनिशियली उनको नींद आती है और नींद खुलती है शूल के कारण, एंड देन ही इज नॉट एबल टू स्लीप। इतना तीव्र स्वरूप से वो रुजा होती है वहां पर। तो विद्या के हमने फेशियल पॉइंट्स भी लिए थे वहां पर, जो भी अपांग प्रदेश में बताए हैं, या सुप्रा ऑर्बिटल फोसा जो हमें लगता है 2/3 एंड 1/3 पोर्शन में, और भ्रूमध्य के यहाँ पर वो, और फिर टीएमजे जॉइंट के वहां पर कर्ण के पीछे वाले जो भी पॉइंट्स है वो भी लिए थे हमने। तो वी आर वेटिंग फॉर द फॉलोअप की पेशेंट अभी जो दूसरा इन्वेस्टिगेशन है करके आएगा, एंड देन वी आर गोइंग टू डिसाइड अपॉन। लेकिन वही एक विचार आपके सबके साथ में है कि आप हम थोड़ा गाइड कर सकते हैं और क्या इस केस में हेल्प कर सकते हैं, वो महाकषाय में हम क्या यूज कर सकते हैं इस पेशेंट के लिए। नमस्ते मैम। जैसे रात्रि काल में रुजा बढ़ रही है, तो इसे पित्त की संप्राप्ति मान के हम सबसे पहले तो घृतपान सम्यक शोधर महाकषाय मतलब दशमूल के सिद्ध घृत से घृतपान करके हम विरेचन प्लान कर सकते हैं सबसे पहले। उसके बाद में अगर दाह है, मतलब शिरो रुजा के साथ में दाह भी है, तो यष्टि तेल नस्य जो मैंने काफी के पेशेंट्स में यूज किया हुआ है, और उस नस्य की विधि भी प्रॉपर नस्य अभ्यंग करके और दशमूल क्वाथ के से सिद्ध दशमूल सिद्ध क्वाथ से स्वेदन करके और अष्टबिंदुवात्मक नस्य यूज करके हम इस पेशेंट में रेगुलरली मतलब 21-21 दिनों तक हम नस्य करके उसको ट्रीट कर सकते हैं। अभ्यंतर तो खैर वो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन हो इसके बाद ही हम डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोसीजर्स हम इनिशियली स्टार्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इसमें विद इन अ मंथ हम शिरो रुजा कम कर सकते हैं। और रहा सवाल एमआरआई के फाइंडिंग्स का, तो वो हमारा पार्ट नहीं होना चाहिए चिकित्सा के विषय में। तो वेदर इट में बी हेमेंजियोमा और एनी टाइप ऑफ न्यूरोप्लाज्म, हम इसमें सिर्फ शिरो रुजा इतना मान के उसको ट्रीट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सर वेरी मच। यष्टि तेल जो आपने बताया है वो प्रतिमर्श मात्रा में हमें यूज करना है, कितने मात्रा में हमें उसका निष्कासन करना है, और शोथहर महाकषाय बताया आपने, तो वो वर्धमान मात्रा में यूज करना है, और स्नेहपान करवाना है तो शतावरी घृत सिद्ध स्नेह करना है या दूसरा कोई स्नेह करना है यूज। प्रकृति के हिसाब से मतलब जैसे भी ये हो कंडीशंस हो उसके हिसाब से हम घृतपान अभ्यंतर घृतपान यूज कर सकते हैं। ऐसे इसमें हम दशमूल सिद्ध घृत से भी अभ्यंतर घृतपान कर सकते हैं, जो भी शोधर भी काम होगा, और स्नेहपान भी, अभ्यंतर स्नेहपान भी होगा। स्नेहोपग महाकषाय और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में स्नेहोपग, वर्ण्य महाकषाय और शोधर, इनका प्रयोग करना चाहिए मेरे ख्याल से। और यष्टि तेल का जो नस्य है वो जैसे मैं यूज करता हूँ, वैसे सर्वांग स्थानिक दशमूल तेल से स्नेहन पूरे जो ये है साइनसेस है, मतलब फोरहेड और नासा के बोथ नेजल पार्ट्स में, और जैसे हम स्नेहन करते हैं नस्य के इधर फेशियल इस स्किन को, और दशमूल सिद्ध क्वाथ से स्वेदन, और उसके बाद में यष्टि तेल का प्रयोग 8-8 बिंदु दोनों नासाओं में। उसके बाद 10 मिनट तक पेशेंट को सुलाना है, और जैसे ही वो गले में उसका ये आएगा, कोष्ण जल से उसको गार्गलिंग करने को बोलना है। ऐसे प्रकार से वो विधि होनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर, ये मैं यूज करके आपको फीडबैक देती हूँ सर। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो हाँ, आवाज आ हेलो रहा है मैडम। हाँ
हाँ हाँ। आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जो वार्ड्स जो रहते हैं ना नेक के पास या फिर फेस पे आते हैं, जो मराठी में उसको जामखीळ बोलते हैं, उसको उसकी एज अ मेदो दृष्टि हम उसकी संप्राप्ति ऐसा सोच सकते हैं क्या? देशमुख सर ने हमें वो अर्शोग्न महाकषाय यूज करने के लिए बोला था उसके लिए। वो जामखीळ के ऊपर क्या? हाँ मैम, ओके अर्श में ही आता है ना, वो स्किन में है वो। हाँ हाँ, स्किन में वो नेक के पास आते हैं ना वो। ठीक हाँ, है, थैंक यू मैम। अर्शोग्न महाकषाय बताया था। ओके। हेलो हेलो, आवाज आती है? हाँ मैम, आ रही है। येते आवाज है। हाँ, मेदक्षय और मांसक्षय जो होता है ना सडन, कई पेशेंट में वेट लॉस के बाद वगैरह, तो उसमें वो स्किन लैग रहती है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? किसका अनुभव कुछ है क्या इसके बारे में? मतलब दूसरे किसी कारण से अगर वेट लॉस हुआ हो और अभी ऑलरेडी पेशेंट क्रूश हुआ और उसमें अगर स्किन लैग और रिंकल्स हो गए होते ना मिडिल एज में, तो उसके लिए किसका अनुभव हो तो प्लीज शेयर कीजिए। तर बेसिकली मॅडम मला असं वाटतं त्याच्यामध्ये टोन ऑफ द मसल्स इम्पेयर्ड होता है ना। कुठला पण क्षय होतोय, कोई भी धातु का अगर क्षय होता है तो वात प्रकोप हो जाता है उसमें, तो ये तो है ही। तो इसलिए अगर हम वहां पर स्थानिक स्नेहन स्वेदन करते हैं तो इम्प्रूव द मसल टोन ऑल्सो, मांस का सहनन अच्छा होना जरूरी है वहां पर। तो उसके लिए हमें स्नेहन करना ही, जो बाह्य स्नेहन है अभ्यंग, तो वो करने से ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। बाकी अदर व्यूज आर वेलकम। टाइटनिंग के लिए संधानीय कैसा रहेगा सायली मैम? कशासाठी कशासाठी म्हणालात? स्किन टाइटनिंग, टोन मसल टोन म्हणा किंवा साठी ना? हे हो हो हा हा हो, संधानीय चांगलं महाकषाय तिथे जर वापरून बघितला तर हा यूज करू शकतो आपण, त्याचं सिद्ध केलेलं तैल यूज करू शकतो। ओके ओके। हेलो हेलो। हाँ मैम, बोला ना। हाँ बोला मैम। ओके। हाँ हाँ। काफी पेशेंट में आफ्टर डिलीवरी हम देखते हैं फीमेल में कि वो एब्डोमिनल फैट पूरा लूज हो जाता है, मतलब एब्डोमिन से। तो उसको उसका टाइटनिंग के लिए, मतलब वो जो स्किन पूरा लूज हो जाता है उसके लिए, मतलब उसके लिए हम क्या कर सकते हैं शेप में ठीक से वापस आ जाए उसके लिए? उस समय वेट भी ज्यादा रहता है ना, तो उद्वर्तन ये अच्छा रहेगा ना उस समय में। वो थोड़ा उद्वर्तन से मतलब पूरा जो सर ने भी उद्वर्तन यही से बोला था। फिर क्रूज स्टेशन में कर सकते कि नहीं, ये सर से पूछना भूल गए ना हम तब। क्या कर सकते कि नहीं? उद्वर्तन क्रूज स्टेशन मध्ये करता येईल का नाही का हाँ अजून हाँ फॅट लॉस हाँ होणार, हाँ हाँ। कन्फ्युजन होतं ना। सरांनी ऍक्च्युली सांगितलेलं उद्वर्तन करायला पाहिजे म्हणून, पण ते कसं मग ते फॅट लॉस होणार की नाही किंवा मग काय वेगळे द्रव्य वापरायचं असं ते विचारता आलं नाही ना तेव्हा सरांना। नेटचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे ते विचारायचं राहून गेलं। पण हे उद्वर्तन सरांनी ऍक्च्युली सांगितलं होतं तेव्हा। ओके। और उसके अलावा और कुछ हम इंटरनल मेडिसिन में देना है तो साथ में कुछ दे सकते हैं कुछ? मैडम स्निग्ध उद्वर्तन करू शकतो ना आपण, उस टाइम पे हम स्निग्ध उद्वर्तन का प्रयोग कर सकते हैं। नित्य उद्वर्तन किससे करना चाहिए, मतलब कौन से द्रव्य से? और कोई तो तेल, जैसे त्रिफलादि तेल है, तो त्रिफला इटसेल्फ इज रुक्षण करने वाला या लेखन करने वाला है, लेकिन वो स्निग्ध होने के कारण थोड़े बहुत
वो पूरी तरीके से वो नहीं करेगा, यानी रुक्षण नहीं करेगा, यानी जिसमें वो वात प्रकोप ना होए तो उसमें हमें बताया है कि स्निग्ध उद्वर्तन करना चाहिए। या फिर ऐसे पेशेंट्स में तो ऐसे मुझे लगता है, तो एक बार हम पूछ भी लेंगे, सर से कंफर्म कर लेंगे। ओके ओके। हाँ, और एक भी पूछना था कि कोई कोई पेशेंट में हम देखते हैं कि आफ्टर डिलीवरी या सिजेरियन हो या नॉर्मल हो, उनका पेट एकदम फूल जाता है, मतलब वो फिर ऐसा फूला हुआ ही रहता है जैसे अभी भी प्रेगनेंसी है, इतना बड़ा पेट रहता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या कर सकते हैं, और पेशेंट को भी हमें क्या एडवाइस करना चाहिए पोस्ट डिलीवरी कि वो ऐसा वैसा ना बढ़े उनके पेट, या अगर बढ़ा है तो हम क्या करें? पोस्टनेटल केयर में हम क्या एडवाइस कर सकते हो, क्या दे सकते हैं? मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था ना, अगर ये कॉज अगर आफ्टर डिलिव्हरी है और उसमें सुतिका पालन वगैरे नाही होत, तो सुतिका पालन पासून सुरू करायला पाहिजे आणि नंतर मग डाएट आणि हे वगैरे असं उद्वर्तन आणि हे करून मग ते कंट्रोल करता येईल, असं एक लेख होता त्याच्याबद्दल। मैम हिंदी में प्लीज बोलेंगे? सुतिका दिनचर्या पहले 40 डेज के लिए फॉलो करने को बोलना है उनको, अगर नहीं किया हो तो किसी भी एज में हो ना पेशेंट तो, और उसके बाद फिर डाइट कंट्रोल और उद्वर्तन वगैरह। ओके। वो मैडम श्रुति का परिचर्या में बताया पट्ट बंधन करने के लिए वगैरह, तो ज्यादा करके यूट्रस का रिट्रैक्शन बराबर नहीं है, अगर रिट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं होता है तो वो पट्ट बंधन अगर नहीं होता है तो वात प्रकोप वहां पर हो जाता है, जिसकी वजह से काफी सारे वो मांस शैथिल्य मेद शैथिल्य हो जाते हैं वहां पर, और फिर वो पेट वैसा ही उसमें सहनत्व नहीं रह जाता है। तो बेसिकली व्यायाम भी इम्पोर्टेंट है, स्नेहन भी इम्पोर्टेंट है वहां पर। तो टोनिंग ऑफ द मसल्स इंप्रूव करने के लिए जो भी हम कर सकते हैं तो वो करना है, पट्टबंधन तो जरूर करना है वहाँ। ओके ओके, थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैडम। बीच में जो दूध का एलर्जी वगैरह का जो अपना डिस्कशन हुआ, तो क्या उसमें हम विषग्न महाकषाय यूज कर सकते हैं? क्योंकि दूध इट इज एज गुड एज विष फॉर द पेशेंट, नो, इन दैट केस। सो इस केस में, ऐसे केस में हम विषग्न महाकषाय यूज कर सकते हैं क्या? प्लीज गाइड। इस करके देखना चाहिए मैडम, अभी वी हैव आल्सो नॉट यूज्ड इट एनी टाइम, तो हम यूज करके देख तो सकते हैं कि मतलब विचार ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, वही है, हो सकता है वैसा भी। वो भी क्योंकि इट इज इंद्रियार्थ लाइक विष। असाध्य इंद्रियार्थ संयोग के जैसे ही उसको रिजल्ट अगर वो लक्षण दिख रहे हैं, तो वो विष की तरह ही है, उसको विष हाँ हाँ, हम लेवल तक नहीं एक पेशेंट है, उसको वायरल हो गया अभी बीच में, एक 15-20 दिन पहले, और टेम्परेचर वगैरह नहीं था, बाकी उसका प्लेटलेट काउंट और वो जो सब हीमोग्राम वगैरह सब नॉर्मल था, लेकिन उसके राइट लेफ्ट लेग में, मतलब नी से एक आधा एक 4 उंगली नीचे और नी से 4 उंगली ऊपर, ऐसा उसको बहुत ज्यादा पेन था। सॉरी, नी के नीचे पुरा फूट तक, म्हणजे पावलापर्यंत खूप जास्ती पेन होतं त्याला आणि स्वेलिंग होतं। सो मैंने उसको हरिद्रा रजनी तेल जो बताया है दाता शास्त्री ने, वो उसको दिया मैंने, तो उसका एक रात भर में उसका स्वेलिंग तो कम हो गया और पेन थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन उसका पेन बाद में भी कंटिन्यू रहा, स्वेलिंग तो नहीं आया। फिर उसका कलर डॉपलर वगैरह किया तो वहां पे कुछ भी ये नहीं था, उसमें कुछ मिला नहीं, मतलब सब नॉर्मल ही था। तो ये केस में हम कैसा विचार कर सकते हैं और क्या हो सकता है? एक्चुअली बाद में एलोपैथिक पेन किलर वगैरह वो जो सब चीजें है वो तो शुरू हो गई, लेकिन ये इस टाइम में मैंने उसको त्रयोदशांग और त्रिफला गुग्गुल शुरू कर दिया है, लेकिन ऐसा और क्या विचार कर सकते हैं?
तो एक्चुअली ये दातार शास्त्री जी का ही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी विषाणुजन्य अगर विकार होता है तो उसका प्रभाव जो है हमारे रक्त के ऊपर हो जाता है, जिसके वजह से उस टाइम पे अगर आकाशीय नाद प्लीहा प्रदेश में हमें मिलते हैं और पेशेंट का शरीर के ऊपर हमें ज्वर प्रचिति के जैसे लक्षण दिखता है, भले ही ज्वर नहीं हो ऑन थर्मामीटर, बट अगर उसको ज्वर प्रचिति के जैसे उष्णता उष्ण प्रचिति या त्वक उष्णत्व रहेगा या मूत्र में उष्णता है, मल प्रवृत्ति के वक्त उष्णत्व फील करता है, नेत्र में भी उसमें गर्मी रहती है, तो वो वही विचार जो दातार शास्त्री जी ने बताया है कि रक्त में उष्णत्व जो विषाणु के जो विष रहते हैं उसका जो उष्णत्व है वो खून में आ जाता है, जिसके वजह से खून जो है रक्त अभितप्त हो जाता है और जहां जहां पर रक्त संक्रमण हो जाएगा तो वहां पर वो रक्त दुष्टि के जैसे हमें लक्षण मिलेंगे। इसके लिए अशुद्ध रक्त जैसे कि पाद प्रदेश में काफी सारा होता रहता है, तो ऐसे पेशेंट्स में बाद में पिंडिका क्षूल ये लक्षण बहुत दिनों तक हमें देखने को मिलता है, या इवन दूसरे संधियों में भी वात रक्त की जैसी संप्राप्ति जो है ऐसे पेशेंट्स में हमें दिखती है। तो मेरे हिसाब से अगर वात रक्त की जैसे चिकित्सा हम इस कंडीशन में अगर करते हैं तो इसमें हमें उपशय मिल सकता है। हाँ, वही वही सोच के मैंने तभी उनको रजनी तेल निशा तेल बताया था और मुझे उसका अच्छा रिजल्ट भी मिला कि शूल तो कम हो गया उस दिन के लिए और शोध तो पूरा गया. मतलब जो पाऊल टेकवू पण नव्हता शकत तर ते रात्रभरातून कमी आलं होतं. But it was not gone totally, and I advise him to Abhyanga by Nisha Tel continue. Along with that, what we can use internally. तो वी कैन ट्राई दिस, आई मीन रक्त दृष्टि और वात दोनों का भी विचार करके हमें, जैसे पटल कटु रोहिण्यादि काढ़ा है और दशमूल है, तो वो और अभ्यंतर स्नेहपान भी चालू रखना। जैसे वात रक्त की जो चिकित्सा बताई है हमें कि स्नेहपान करवाना है, फिर मृदु विरेचन करवाना है, स्निग्ध विरेचन करवाना है, उसके बाद में फिर उसको रक्त मोक्षण भी करना है, तो आप जलोका का भी प्रयोग कर सकते हो, विद्ध कर्म भी कर सकते, विद्ध कर्म के भी बहुत उसमें अच्छे रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो रेगुलरली अगर आप विद्ध कर्म करते रहोगे तो वहां पर जो स्थानिक वात हो रहा है तो वो भी निष्क्रमण हो जाएगा और रक्त भी वहां से निष्क्रमण हो जाएगा। अगर जलोकावचरण पॉसिबल नहीं है या सीरा वेदन नहीं पॉसिबल है तो उसको स्नेहपान पश्चात रक्त मोक्षण ये करवाते रहो एवरी वीकली, और रक्तपाचक जो कषाय है पटोल कटु रोहिण्यादि काढ़ा अलॉन्ग विथ दशमूल कषाय, उसको उसको स्नेहपान के साथ में मिक्स करके उसको दे सकते हो, और नित्य अनुलोमन कोई भी गंधर्व आदि तेल योग बताया ही है दुग्ध के साथ में प्रयोग करके वो भी आप दे सकते हो। Okay. Thank you very much, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच एवरीवन। सबने बहुत अच्छे से मतलब अपने अपने ओपिनियन सामने रखे, इसलिए मैं सबका धन्यवाद करती हूँ।